किसी ने मुझे झंझोड़ा तो मेरी नींद टूट गई। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे सामने वही 4 बलाएं मौजूद थीं जो मुझे यहाँ बांध कर गई थीं। उन्होंने मुझे खोला तो मुझे अंदाजा हुआ कि सुबह हो चुकी है और वो मुझे तख्त वाले शख्स के पास ले जा रही हैं। वो चारों बलाएं मुझे उस तय खाने में ले आईं जहाँ तख्त लगा था। तख्त पर उस वक्त भी वही शख्स मौजूद था। लड़की भी अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन औरत वहाँ नहीं थी। देखो भाई, आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और तुम भी हमारी कैद में रहते हुए हमारे साथ जाओगे और आइंदा तुम हमारी कैद में ही रहोगे, तख्त पर बैठे हुए शख्स ने कहा। अब मेरे बारे में कोई फैसला करने का इख्तियार आपका है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैंने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। अब तुम जाओ, तुम्हें नाश्ता दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर तुम गुस्ल वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तख्त पर बैठे शख्स ने कहा। फिर उसने सामने खड़ी बलाओं से कुछ कहा तो एक बला तय खाने से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके साथ एक बूढ़ा शख्स मौजूद था। वो शख्स हाथ जोड़कर तख्त पर बैठे शख्स के सामने खड़ा हो गया। तख्त पर बैठे शख्स ने उसे किसी और जुबान में कुछ कहा, फिर उर्दू में बोला, शाकू, इसे ले जाओ, नाश्ता वगैरह कराओ और इसके साथ साथ रहना। जी बहुत बेहतर, उसने कहा। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आओ मेरे साथ। मैं शाकू के साथ तय खाने के दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो तख्त पर बैठे शख्स ने कहा, शाकू सुनो। जी जनाब। शाकू ने तख्त पर बैठे शख्स की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, इसे सब कुछ बता देना, कहीं कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे। तख्त पर बैठे शख्स ने मायनेखेज अंदाज में कहा, जी बहुत बेहतर जनाब। शाकू ने कहा और तय खाने से गुजर कर दूसरे तय खाने में आ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे था। शाकू 3 तय खानों से गुजर कर चौथे तय खाने में आ गया। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थीं। शाकू उन सीढ़ियों के जरिए तय खाने से बाहर आ गया, मैं भी बाहर आ गया। जिस कमरे में हम बाहर निकले वो बिल्कुल खंडर मालूम होता था। शाकू मुझे एक और कमरे में ले आया। शाकू, वो जो तख्त पर बैठे थे वो कौन है? वो हमारे सरदार जाशान हैं। सरदार क्या मतलब? मैंने उसकी बात ना समझते हुए पूछा। हमारे कबीले के सरदार हैं वो, शाकू ने बताया। कबीले के? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? हमारा ताल्लुक अफ्रीका से है, वहाँ कई कबीले आबाद हैं, हमारा कबीला भी वहाँ रहता है। तो आज तुम लोग अफ्रीका जाओगे? मैंने पूछा। नहीं, आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अभी तो बहुत अरसा हमें पाकिस्तान में ही रहना है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि सरदार का कहाँ जाने का इरादा है। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहोगे तो बड़े आराम से रह सकते हो, और हो सकता है कि इसी वक्त ऐसी सूरत निकल आए कि सरदार तुम्हें अपने घर जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन अगर तुमने यहाँ रहते हुए भागने की कोशिश की तो सरदार तुम्हारे साथ बिल्कुल रियायत नहीं करेंगे और फौरन तुम्हें मार दिया जाएगा। वैसे भी सरदार की कैद से भागना नामुमकिन है, इसलिए कहीं ऐसा कोई ख्याल अपने दिल में ना लाना। शाकू ने मुझे तंबीह की। क्या सरदार मुझे आज़ाद नहीं कर सकते? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। नहीं, सरदार कभी खतरा मोल नहीं लेते। उनका ख्याल है कि तुम्हारे जाने से उन्हें कोई खतरा हो सकता है, इसलिए वो अभी तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे, शाकू ने बताया। अगर मैं सरदार को यकीन दिला दूं कि मैं अपने घर जाने के बाद उनके लिए किसी किस्म का खतरा पैदा नहीं करूंगा तो क्या वो मुझे छोड़ सकती हैं? मैंने उम्मीद भरे लहजे में शाकू से पूछा। नहीं, जब तक सरदार खुद मुतमईन नहीं होंगे और तुम्हें आज़ाद करना मुनासिब नहीं समझेंगे तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, शाकू ने साफ गोई से कहा। क्या एक कप चाय और पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे साथ रहते हुए तुम्हें खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी, शाकू ने चाय की प्याली हाथ में पकड़ते हुए कहा और चूल्हे की तरफ चला गया और केतली से चाय लाकर मुझे दे दी। शाकू, तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हो? मैंने पूछा। मैं हिंदुस्तान में बहुत अरसा रहा हूँ, उर्दू के अलावा दुनिया की कई और जुबानें भी बड़ी रवानी से बोल सकता हूँ, शाकू ने बताया। अच्छा ये बताओ कि आज हम यहाँ से कहीं आसपास जाएंगे या दूर? मेरा मतलब है किसी और दुनिया में। हमें कलकत्ता जाना है। लेकिन कलकत्ता तो यहाँ से बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे? फिर इतनी सारी बलाएं वगैरह, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। जाशान, उनकी बीवी, बेटी और दीगर मुलाजमीन ट्रेन के जरिए जाएंगे, जबकि बलाएं वगैरह खुद वहां पहुंच जाएंगी, शाकू ने बताया। खुद ही किस तरह? मैंने हैरत से पूछा। उन बलाओं में ये ताकत है कि अगर सरदार उन्हें इजाज़त दें तो ये लोगों की नज़रों से ओझल हो सकती हैं, और फिर ये तो बलाएं और बदरूहें वगैरह हैं, इनके लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते। अभी मैं मजीद कुछ पूछना चाहता था कि एक आदमी आ गया। उसने किसी ऐसी जुबान में शाकू से कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो आदमी वापस चला गया। ये कौन था और क्या कह रहा था? मैंने शाकू से पूछा। ये भी हमारा साथी है। हमारे साथ ही होता है। ये बता रहा था कि मैं तमाम तैयारियां कर लूं, हमें दोपहर में यहाँ से जाना होगा, शाकू ने बताया। मैं सोचने लगा कि जाशान शाकाल की तरह दुनिया की नज़रों से छुप कर नहीं रहता, बल्कि उसके राब्ते बाहर की दुनिया से भी हैं, इसीलिए तो दुनिया भर में घूमता रहता है। क्या जाशान साहब का कोई कारोबार वगैरह भी है? मैंने शाकू से पूछा।
हाँ, उनके बहुत से कारोबार हैं। तो फिर ये बलाएं वगैरह, ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। बस यूं समझ लो कि ये सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। शाकू ने कहा और बर्तन उठाकर चूल्हे की तरफ चला गया। अचानक नहाते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं जाशान के पास आकर अपने आप को महफूज समझने लगा था। मैं गुस्ल से फारिग होकर शाकू के पास आया। वो अपना सामान बांध चुका था। हाँ भाई, हो गया गुस्ल? शाकू ने मुझे देखकर कहा। हाँ, गुस्ल तो हो गया, लेकिन गुस्ल के दौरान मेरे जहन में एक बात आई थी। मैंने कहा। हाँ बताओ, क्या बात है? शाकू ने पूछा। मैं सोच रहा था कि मैं जिस दुश्मन के हाथों से निकलकर यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ अपने आप को महफूज समझने लगा हूँ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने पूछा। शाकू धीरे से हंसा और बोला, एक बात का जवाब दो। हाँ पूछो, मैंने कहा। अगर एक दूध पीता बच्चा तुम्हारे सामने हो और तुमसे ये कहा जाए कि ये बच्चा उठकर तुम्हें कत्ल कर देगा, तो तुम ये बात सुनकर क्या सोचोगे? शाकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हंसूंगा, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। बस तो यूं ही समझो कि तुम्हारा दुश्मन शाकाल जाशान के सामने एक दूध पीते बच्चे की हैसियत रखता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा एक काम बड़ी आसानी से हो सकता है, मैंने खुश होकर कहा। कैसा काम? शाकू ने भवें सुकेड़ कर पूछा। दरअसल शाकाल के पास एक लड़की शोभा कैद है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी तरह उसे शाकाल की कैद से आज़ाद करा लें? मैंने पूछा। देखो, एक बात याद रखना, जाशान साहब ख्वामखा किसी के मसले में टांग नहीं अड़ाते और ना ही किसी को अपने कामों में दखल देने की इजाज़त देते हैं। कल जब शाकाल ने यहाँ हमला कराया, जाशान साहब ने हमलावरों को ख़त्म कर दिया। जाशान साहब का हुक्म था कि बलाओं को मार दिया जाए और तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। उनके हुक्म की तामील की गई और तुम्हें उनके सामने पेश कर दिया गया और उन्होंने तुम्हारे बारे में फैसला सुना दिया। अगर तुम उनसे शाकाल की कैद में मौजूद लड़की को आज़ाद करवाने के लिए कहोगे तो वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, शाकू ने कहा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर किसी मजलूम की जिंदगी बच जाती तो अच्छा होता। नहीं, कुछ भी हो, जाशान साहब कभी शाकाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। शाकू ने गोया मुझे आखिरी फैसला सुनाया। चलो ठीक है, मैंने कहा। बस अब कुछ देर में गाड़ियां आने वाली हैं, हमें रवाना होना है, शाकू ने बताया और बावर्ची खाने से बाहर चला गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया क्योंकि शाकू दरी सामान के साथ बांध चुका था। शाकू ने आकर मुझसे कहा, आओ, तुम्हें जाशान साहब बुला रही हैं। मैं शाकू के पीछे पीछे चल दिया। वह मुझे लेकर जाशान साहब के तय खाने में आ गया। मैं जाशान साहब, उनकी बीवी और बेटी को देखकर हैरान रह गया। जिस हुलिये में मैंने कल उन्हें देखा था, आज वो उस हुलिये में नहीं थे। जाशान साहब ने बढ़िया किस्म का डबल प्रेस सूट पहन रखा था, जबकि उनकी बीवी और बेटी ने यूरोपियन लिबास पहने हुए थे। कमरे का सामान भी बांध दिया गया। जी जनाब, आपने मुझे याद फरमाया, मैंने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में जाशान साहब से पूछा। देखो, अब से कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से रवाना होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि हमने तुम्हें एक तरह से पनाह दी है, इसलिए हमारे मुफाद को हमेशा तरजीह देना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि तुम बेकसूर हो इसलिए मैंने तुम्हें मौत की सज़ा नहीं दी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ उस वक्त तक रहो जब तक मैं चाहता हूँ। इस बात का इम्कान है कि मैं किसी वक्त तुम्हें आज़ाद कर दूँ, लेकिन जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। इसके अलावा अभी तुम्हारे हुलिये में कुछ तब्दीली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर तुम्हें कोई पहचान सकता है, जाशान ने कहा। फिर शाकू की तरफ देखकर उसने किसी और जुबान में कुछ कहा जिसे मैं न समझ सका। आओ मेरे साथ, शाकू ने मुझसे कहा और तय खाने के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे चलने लगा। शाकू मुझे लेकर तय खाने से बाहर आ गया और एक कमरे में पहुंचकर बोला, बैठ जाओ। मैं फर्श पर बैठ गया। शाकू ने करीब रखे बैग में से मेकअप की कुछ चीज़ें निकाली और मेरा मेकअप करने लगा। अपने काम से फारिग होकर शाकू ने एक आईना मुझे थमा दिया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो हैरान रह गया। मुझे ये तस्लीम करना ही पड़ा कि शाकू मेकअप करने का बड़ा माहिर था। उसने कुछ ही देर में मुझे बिल्कुल बदल डाला। कैसा लगा मेकअप? शाकू ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। बहुत बेहतरीन, मैंने उसकी तारीफ की। एक बात तुम्हें और बताऊं कि जिस केमिकल से मैंने तुम्हारा मेकअप किया है, उसकी वजह से तुम्हारा मेकअप उस वक्त तक खराब नहीं हो सकता जब तक इसे एक और खास केमिकल से उतारा ना जाए, शाकू ने बताया। क्या पानी से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। पानी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बेफिक्र होकर मुंह धो सकते हो, शाकू ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैंने अभी कुछ और काम भी करने हैं। अभी कुछ ही देर में गाड़ियां आने वाली हैं, शाकू ने कहा और मेकअप का सामान वापस बैग में रखने लगा। फिर अपने काम से फारिग होकर कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचने लगा कि शाकू बहुत ज़हीन और तजुर्बाकार आदमी है। मैंने दिल में फैसला किया कि अगर मैं जाशान के साथ ही रहा और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हुई कि मुझे उनसे अलहदा होना पड़ा, तो मैं ज़रूर शाकू से बहुत कुछ सीखूंगा। चंद लम्हों बाद शाकू अंदर दाखिल हुआ और बोला, चलो गाड़ियाँ आ गई हैं। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर शाकू के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाहर जाशान, उसकी बेगम मौजूद थी, जबकि 6 आदमी और भी खड़े थे। वो यकीनन जाशान के मुलाजिम थे।
आओ भाई चलो, जाशान ने मुझसे कहा। मैं जाशान के करीब पहुंच गया तो वो हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि तुम बिल्कुल बदल चुके हो। जी हाँ, ये सब शाकू का कमाल है, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। हम सब हवेली से बाहर आ गए। 2 बेहतरीन गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो पता चला कि दूर तक मैदान था, जबकि उल्टे हाथ की तरफ बहुत से पहाड़ नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि यकीनन ये वही जगह है जहां से उतरकर रात में हवेली में आया। हम सब गाड़ियों में सवार हो गए। मुलाजमीन ने थोड़ा सा सामान गाड़ियों में लाद दिया। शाकू मेरे साथ ही बैठा था। फिर गाड़ियों में बैठकर ड्राइवर्स ने गाड़ियां चला दी। क्या बाकी सामान हवेली में ही छोड़ दिया गया? मैंने धीमी आवाज में शाकू से पूछा। वह धीरे से हंसकर बोला, हमने वहां कुछ नहीं छोड़ा। हमारे पास जितना भी सामान है उसे इस तरह बनाया गया है कि वो इंतहाई छोटी शक्ल में तब्दील हो जाए, शाकू ने बताया। मैंने मजीद कोई बात ना की और गाड़ी से बाहर देखने लगा। गाड़ी के ड्राइवर बहुत मशाक थे। वो इस पथरीले मैदानी इलाके में गाड़ियों को निहायत तेज रफ्तारी और एहतियात से चला रहे थे। अचानक हमसे आगे वाली गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। उस गाड़ी में जाशान, उसकी बेटी, बीवी और मुलाजिम सवार थे। और फिर वो गाड़ियां रुक गईं और हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक ली। गाड़ियां क्यों रुक गई हैं? मैंने शाकू से पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, शाकू ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया और आगे वाली गाड़ी की तरफ देखने लगा। मैंने आगे वाली गाड़ी में से जाशान को उतरते देखा। उसके साथ बाकी मुलाजमीन भी उतर रहे थे। शाकू और हमारी गाड़ी में मौजूद बाकी लोग भी गाड़ी से उतरने लगे। शाकू ने जाशान के पास जाकर कोई बात की और वापस हमारे पास आ गया। क्या हुआ शाकू? मैंने पूछा। शाकाल हम पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। शाकू मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो क्या अब यहाँ लड़ाई होगी? मैंने पूछा। नहीं, शाकाल को हमला करने दिया जाएगा, लेकिन फिर हमारे साथी उसे पकड़कर जाशान साहब के सामने लाएंगे ताकि वो उसकी सजा तजवीज़ कर सकें। मैं इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे अकब में दूर से गर्द और मिट्टी का एक गुबार नजर आया। वो जंग हो रही है शाकाल के और हमारे साथियों के दरमियान। शाकू ने गुबार की जानिब इशारा करते हुए कहा। गुबार थम गया और कुछ लोग हमें अपनी गाड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। जब वो लोग हमारे पास पहुंचे तो मैंने देखा कि जाशान की बलाओं ने शाकाल और उसकी साथी बलाओं को पकड़ रखा था। उन्होंने शाकाल और उसके साथियों को जाशान के सामने लाकर छोड़ दिया। जाशान ने निहायत गजबनाक लहजे में शाकाल से कहा, तुम जानते हो कि मैं कभी बिला वजह किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता, लेकिन अगर कोई मुझ पर हमला करे या दुश्मनी का आगाज करे तो मैं उसे बहुत कड़ी सजा देता हूँ। तुमने बिला वजह मुझसे दुश्मनी का आगाज किया, लेकिन कल रात भी तुम्हारे साथी मारे गए और अब भी तुम नाकाम मेरे सामने खड़े हो। शाकाल ने इंतहाई शिकस्ता आवाज में जवाब दिया, मुझे आपकी ताकत का सही अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने आप पर हमला किया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इन्हें ले जाओ और बाद में मेरे सामने पेश करना। जाशान ने गुस्सीले लहजे में कहा तो बलाएं शाकाल और उसके साथियों को लेकर एक तरफ चली गईं। हम सब दोबारा गाड़ियों में सवार हो गए। गाड़ियां बहुत देर तक मैदानी इलाके में चलती रहीं। मेरे ज़हन में खिचड़ी सी पक रही थी कि बलाएं शाकाल को कहाँ ले गई होंगी। आखिरकार मैंने शाकू से पूछ लिया, शाकू बलाएं शाकाल को कहाँ ले गई हैं? वो उसे पहाड़ों में ले गई हैं, शाकू ने बताया। तो फिर वो उसे जाशान साहब के सामने कैसे पेश करेंगी? उनका अपना एक तरीकाकार है, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम मुझसे कुछ देर बात मत करो क्योंकि मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ, शाकू ने कहा और कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर गाड़ी से बाहर देखने लगा। काफी देर मैदानों और वीरान इलाके में चलने के बाद गाड़ियां एक कच्ची सड़क पर आ गईं। ये इलाका मैंने पहले कभी नहीं देखा। कच्ची सड़क पर भी गाड़ियां बहुत देर तक चलती रहीं, फिर एक पुख्ता सड़क पर आ गईं। कुछ दूर जाने के बाद हमें 2-4 गाड़ियां और भी नजर आईं और फिर हम आगे बढ़ते रहे। शहर नजदीक आता गया और हम शहर में दाखिल हो गए। ये शहर, ये जगह मैं पहले भी कई मर्तबा देख चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक बार फिर अपनी दुनिया में वापस आ गया हूँ। पै दर पै पुरस्रार वाकयात ने मुझे जहनी तौर पर मायूस कर दिया और इस दुनिया में वापस आना मुझे तकरीबन नामुमकिन नजर आता था। मुझे अपने आसपास का माहौल देखकर बेहद खुशी हो रही थी। गाड़ियों का सफर रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम सब एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ गए। ट्रेन ने रवानगी की सीटियां बजाईं और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। ट्रेन में खामोशी तारी थी। तमाम अफराद अपनी अपनी सोचों में गुम थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा। रात हुई तो सब लोग सोने के लिए लेट गए। मैं भी एक बर्थ पर लेट गया। अचानक पूरे कंपार्टमेंट में अंधेरा हो गया और एक चीख सुनाई दी। अंधेरा हो जाने से और चीख सुनकर मैं कुछ घबरा गया। मैंने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। कुछ आहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कुछ लोग आपस में गुत्थम गुत्था हों। मैं कुछ देर अपनी जगह लेटा रहा, फिर धीरे से उठकर बैठ गया।
कंपार्टमेंट में रोशनी हो गई। मैंने देखा कि जाशान साहब, उनकी बीवी और बेटी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उनके चेहरों से अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने काफी मुशक्कत की है। शाकू एक जानिब खड़ा था, जबकि बाकी लोग भी इधर उधर खड़े थे। शाकू ने एक सरसरी नजर मुझ पर डाली। फिर जाशान साहब ने करख्त लहजे में कोई बात कही। उनके लहजे में गुस्सा भी शामिल था। मजीद कोई बात नहीं हुई। शाकू कुछ देर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर लेट गया। उसने एक सिगरेट सुलगाया और सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, लो सिगरेट पियो। मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो। हाँ, ये सब क्या था? मैंने उसके सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालते हुए पूछा। जब ट्रेन की लाइट बंद हुई तब भी मैं न समझ सका कि ये सब क्या है, लेकिन फिर चंद ही लम्हों में सारी बात मेरी समझ में आ गई। शाकू ने कहा, क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? यही कि कोई हम पर हमला कर चुका है। शाकू ने कहा, किसने हमला कर दिया? क्योंकि शाकाल तो मेरे दोस्त, सिर्फ शाकाल ही हमारा दुश्मन नहीं, हमारे लिए कदम कदम पर दुश्मन के खतरात मौजूद है। खैर, अभी कुछ देर पहले जो हमला हम पर हुआ था वो हमारे किसी दुश्मन ने नहीं किया। दरअसल जब लाइट बंद हुई तो यहाँ कुछ आज़ाद बदरूहें मौजूद थीं। उन्होंने ही हम पर हमला किया। शाकू ने बताया। क्या उन बदरूहों ने आज ही बसेरा किया था? मैंने पूछा। शाकू कुछ देर खामोश रहा, फिर वो बोला, तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन बदरूहों का बसेरा यकीनन पुराना नहीं, वरना वो तो रोज़ाना ट्रेन पर हमला करती, और अगर ऐसे वाक़यात होते तो यकीनन अब तक हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर चुकी होती। मैंने शाकू को समझाते हुए कहा। अब मैं समझा तुम्हारी बात का मतलब। शाकू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बदरूहों के मुतल्लिक तो मैं नहीं कह सकता कि उनका बसेरा पुराना था या नया। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उनका बसेरा पुराना था तब भी वो आम लोगों के लिए कोई ख़तरा नहीं थी। दरअसल जाशान साहब और हम सब हर वक्त अपने गिर्द हिफाजती हिसार खींचे रहते हैं ताकि हमारा कोई दुश्मन धोखे से हम पर हमला न कर सके, और अगर ऐसा हो तो हम लोग महफूज रह सकें। उन्हीं हिसारों की वजह से बदरूहों ने हम पर हमला कर दिया, क्योंकि उन बदरूहों को इल्म हो गया था कि हम कोई आम लोग नहीं, और यकीनन उन्हें यही खतरा रहा होगा कि हम उन पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया। शाकू ने कहा, क्या उन बदरूहों ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया? मैंने पूछा। नहीं, थोड़ी सी कोशिश के बाद हमने उन पर काबू पा लिया और अब वो हमारी कैदी हैं। हमारे साथी उन्हें अपने साथ ले गए हैं। शाकू ने बताया। अच्छा, वो चीख किसकी थी? वो जाशान साहब की बेगम की चीख थी। अचानक अंधेरा और हमला होने की वजह से जाशान साहब का हाथ जोर से उन्हें लग गया। शाकू ने बताया। मैं लेट गया, फिर ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह का उजाला फैल रहा था। जाशान साहब और दीगर लोग जाग चुके थे। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। बिल आखिर वो रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां मुझे लोगों के पैर नजर आए जो तेजी से इधर उधर हरकत कर रहे थे। मैंने शाकू को देखा। वो खिड़की से बाहर इधर उधर देख रहा था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी को तलाश कर रहा है। मैं बर्थ से नीचे उतर आया और शाकू के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। कौन सा स्टेशन है? मैंने उससे पूछा। कलकत्ता। शाकू ने जवाब दिया और हाथ हिलाने लगा। मैंने उस तरफ देखा जहां वो देख रहा था। वहां दो आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। दोनों आदमी हमारे करीब पहुंच गए। आप लोग बखैरियत पहुंच गए? एक शख्स ने पूछा। वो अच्छे मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने हल्की सी दाढ़ी रखी हुई थी। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। जी हाँ, हम लोग खैरियत से पहुंच गए, शाकू ने खुश दिली से जवाब दिया। दोनों आदमी ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे की तरफ चले गए और फिर कुछ देर बाद अंदर आ गए। जाशान साहब उनकी बेटी और बीवी की तरफ देखने के बाद ताजीमन झुक कर दोनों ने कुछ अल्फाज अदा किए। जिसने शाकू से बात की थी जाशान साहब से बोला, आप लोग आइए मेरे साथ। जाशान साहब, उनकी बीवी और बेटी उठ गए। वही शख्स अपने साथी से बोला, तुम शाकू वगैरह के साथ सामान लेकर आओ। दूसरे शख्स ने इस बात में सर हिलाया और शाकू से मुखातिब हुआ, चलें उठाएं सामान। अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद उसने खुद भी एक बड़ा अटैची केस उठा लिया। मैंने भी एक अटैची केस उठा लिया। शाकू और दूसरे लोगों ने भी मुख्तलिफ सामान उठा लिया। हम सब डिब्बे से बाहर की तरफ रवाना हो गए। फिर हम स्टेशन की हदूद से बाहर आ गए। बाहर दो शानदार गाड़ियां हमारे लिए मौजूद थीं। सामान रखने के बाद हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले दोनों आदमियों ने एक एक गाड़ी की ड्राइविंग संभाल ली और गाड़ियां रवाना हो गईं। मैं शाकू के साथ ही बैठा आसपास के माहौल का जायजा लेता रहा। अचानक मेरी नज़र एक सिनेमा घर पर पड़ी। वहां पर लगे पब्लिसिटी बोर्ड देखकर पता चला कि वहां फिल्म वीराना की नुमाइश हो रही थी। ये फिल्म मैं देख चुका था। किन ख्यालात में गुम हो? शाकू ने पूछा तो मैं चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर आ गया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत से ख्यालात हैं जो जहन में गर्दिश कर रही हैं। मसलन? शाकू ने मुस्कुराकर पूछा। अभी मैं सिनेमा हाउस पर लगे बोर्ड पर फिल्म का नाम देख रहा था। ये फिल्म पुरस्रार वाक़यात पर मबनी है। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं इस पर बहुत हंसा।
और अपनी तरफ से फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और दीगर लोगों का खूब मजाक उड़ाया कि ये सब हकीकत में कहाँ होता है, ये तो ज़हन की इख्तरा है। लेकिन अब इस फिल्म के बारे में मेरी राय कुछ और है। मैं दिल ही दिल में फिल्म के राइटर की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने हंसकर जवाब दिया। अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि दुनिया में पुरस्कार मखलूक का कोई वजूद नहीं, लेकिन तुमने अक्सर ये भी देखा होगा कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर कई लोग अजीबोगरीब पुरस्कार बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कोई बहकी बहकी बातें करने लगता है तो कोई किसी चीज़ को देखकर दहशत ज़दा हो जाता है। ऐसी सूरत में जिस शख्स पर असर हुआ होता है वो या तो हमेशा के लिए अपने होशो हवास खो बैठता है, या फिर अगर वो ठीक भी हो जाए तो सिर्फ वही शख्स पुरस्कार वाक़यात का कायल होता है। लेकिन उसके साथ मौजूद दीगर लोग कायल नहीं होते, बल्कि यही कहते हैं कि ये इस शख्स के दिमाग का खलल है। इसके अलावा अगर कोई थोड़ा बहुत कायल हो भी जाए तब भी मुतासरा शख्स की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। शाकू ने तफसील बताते हुए कहा, क्या ये लोग होटल में ठहरेंगे? मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद शाकू से पूछा। नहीं, हम लोग जाशान साहब के दोस्त अंदरोमा के घर पर ठहरेंगे। ये अंदरोमा कौन है? मैंने पूछा। ये भी पुरस्कार उलूम के माहिर हैं और उनका वसी कारोबार है, शाकू ने बताया। हम कितने दिन उनके पास रहेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा। ये सब कुछ मैं नहीं जानता, क्योंकि तमाम बातें जाशान साहब की मर्जी से होती हैं। जाशान साहब ने हवाई सफ़र क्यों नहीं किया? मैंने सवाल किया। जाशान साहब की बेगम के साथ कुछ मसला है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ज़मीनी सफ़र करते हैं। हवाई सफ़र सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब उसके बगैर कोई चारा ना हो, शाकू ने बताया। फिर गाड़ियाँ शहर के हजूम से निकलकर पुरसुकून इलाके में आ गईं। वहाँ बेहतरीन कोठियाँ और बंगले बने हुए थे। गाड़ियाँ एक बंगले के सामने रुक गईं। हॉर्न देने पर गेट खुल गया और गाड़ियाँ अंदर दाखिल हो गईं। बंगला बहुत शानदार था। कई मुलाजमीन इधर उधर नजर आ रहे थे, जबकि बरामदे में एक बारोब शख्स हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। अगली गाड़ी उसके पास रुक गई। उसके पीछे हमारी गाड़ी भी रुक गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने नीचे उतरकर गाड़ियों के दरवाजे खोले और सब लोग उतरने लगे। जाशान साहब और वही बारोब शख्स निहायत गर्मजोशी से मिले। मुसाफिर के बाद उस शख्स ने सबको अंदर चलने के लिए कहा। हम सब अंदर की तरफ चल दिए। क्या यही अंदरोमा है? मैंने धीरे से शाकू से पूछा। हाँ, यही है, शाकू ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया। हम सब अंदर आकर एक बड़े ड्राइंग रूम में बैठ गए। ड्राइंग रूम बेहतरीन तरह से आरास्ता किया गया था। जाशान साहब और अंदरोमा कुछ देर तक एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते और दीगर मौजूआत पर बात करते रहे, जबकि बाकी लोग खामोश बैठे रहे। फिर हम सबको अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। मैं अपने कमरे में आने के बाद बेड पर लेट गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। जनाब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, अगर आपको किसी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप इस बटन को दबा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मुलाजिम ने कमरे में आकर मेरे बेड के करीब लगे एक बटन के बारे में बताया। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगा, मैंने कहा। वो वापस चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैं गुसल खाने में पहुंच गया। गुसल से फारिग होकर मैंने वही कपड़े पहन लिए जो मैंने उतारे थे। वो ज़्यादा साफ नहीं थे, लेकिन मजबूरन मुझे पहनना पड़े, क्योंकि इनके अलावा मेरे पास और कपड़े थे ही नहीं। मैं गुसल खाने से बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। जाशान साहब कह चुके थे कि जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे मुझे आज़ाद नहीं करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अम्मी की थी, वो ना जाने किस हाल में होंगी। फिर मैं एक इंग्लिश रिसाला उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक पड़ा। उठकर दरवाज़ा खुला तो सामने शाकू को पाया। आओ आओ शाकू, मैंने उसे रास्ता देते हुए कहा। वो अंदर आकर बेड पर बैठ गया। मैं भी उसके करीब बैठ गया। तुम नहा लिए? उसने मेरे गीले बाल देखकर पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया और उसके बाल देखने लगा। वो भी नहा कर आया था, लेकिन उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। तुम शाम में चलना मेरे साथ, बाजार से तुम्हारे लिए कपड़े और दीगर चीज़ें ले आएंगे, शाकू ने कहा। मैंने इस बात में सर हिलाने के बाद उससे कहा, शाकू, मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। कैसा मशवरा? देखो, मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जाशान साहब से कहो कि मैं एक मर्तबा अपनी अम्मी से मिलने के बाद वापस आ जाऊँ। उसके बाद जब तक जाशान साहब कहेंगे मैं उनके साथ रहूँगा और जैसा वो कहेंगे वैसा ही करूँगा। शाकू मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। बोला, जैसा तुम चाहते हो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। जाशान साहब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम उन्हें बताओ कि मेरी गुमशुदगी से मेरी माँ को कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक बार अपनी माँ को मुतमईन कर लूँ, उसके बाद मैं जाशान साहब का गुलाम बनकर रह सकता हूँ। मैंने इल्तिजा की। शाकू बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जाशान साहब ये बात मान जाएं। तुम फिक्र ना करो, शाकू ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। फिर हम दोनों ने कोई बात न की। मैं अम्मी के मुतल्लिक और शाकू ना जाने क्या सोचता रहा। फिर वो उठते हुए बोला, सुल्तान, मुझे काम याद आ गया। फिर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर कहा,
लंच का टाइम होने वाला है, डाइनिंग टेबल पर मुलाकात होगी। वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया। फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि मुलाजिम लंच के लिए कहने आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला। हस्बे तवक्को मुलाजिम मौजूद था। उसने कहा, जनाब मेरे साथ आइए लंच के लिए। मैंने कोई बात ना की और उसके पीछे पीछे चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से हॉल में आ गया। वहाँ डाइनिंग टेबल पर शाकू और उसके साथी मौजूद थे, जबकि जाशान साहब, उनकी बेटी और बीवी और अंदरुमा भी एक तरफ से आ रहे थे। मैं शाकू के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। दरवाजों पर शेर और दीगर जंगली जानवरों की खालें लगी हुई थी। बाकी लोग भी कुर्सियों पर बैठ गए तो खाने का आगाज हुआ। खाने से फारिग होकर सब लोग अपने अपने कमरों में वापस चले गए। तुम्हारा काम कुछ बनता नजर आ रहा है, उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके साथ ही बेड पर बैठ गया। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने जाशान साहब से बात की है? हाँ, मैंने उनसे बात की है, उसने जवाब दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? मैंने बेचैनी से पूछा। वो खुद तुमसे बात करना चाहते हैं, शाकू ने बताया। अच्छा, कब? 10 मिनट बाद। हमें उनके कमरे में जाना है। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। ठीक 10 मिनट बाद शाकू उठते हुए बोला, आओ चलते हैं। हम दोनों जाशान साहब के कमरे के सामने पहुंच गए। शाकू ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से जाशान साहब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपनी जुबान में कुछ कहा था। शाकू ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं भी उसके साथ ही था। जाशान साहब बिस्तर पर बैठे थे। मैं बैठ गया तो शाकू कमरे से बाहर चला गया। जाशान साहब ने पाइप में तंबाकू भरकर उसे जलाया और चंद कश लेने के बाद मुझसे मुखातिब हुए। शाकू ने बताया है कि तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो। जी हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। देखो, मैंने जो तुम्हें अपने पास रखा हुआ है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं। मुझे सिर्फ ये खतरा है कि तुम अपने घर जाने के बाद किसी से हमारे मुतल्लिक को कुछ कहना दो। मैंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी से कोई बात नहीं करूँगा। जाशान साहब मेरी बेचैनी देखकर मुस्कुराने लगे। पाइप का एक कश लेने के बाद वो बोले, मैं जानता हूँ कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन है जब तक तुम अपने इख्तियार में हो। वो अपनी बात कहने के बाद मेरी तरफ मायने खेज नज़रों से देखने लगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, मैंने पलकें झपकते हुए कहा। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम मुख्तलिफ पुरस्कार लोगों से महफूज नहीं रह सकोगे। उनमें सर फहरिस्त शामा और शाकाल के साथी हैं। वो यकीनन तुम्हें अपने पास रखना चाहेंगे या फिर तुम्हें मार देंगे। जाशान साहब ने कहा, लेकिन क्यों? मैंने कदरे हैरत से पूछा। इसलिए कि तुम उनके मुतल्लिक जान चुके हो। मैं तुम्हें अपने पास उस वक्त तक रखना चाहता हूँ जब तक तुम हर तरह से महफूज ना हो जाओ। अब बताओ, क्या तुम जाना चाहोगे? जाशान साहब ने पूछा। मैं सोच में पड़ गया। इसका हल क्या हो सकता है कि मैं उन लोगों से महफूज रहूं? मैंने कहा, तुम अगर हमारे पास रहकर कुछ खास अमल सीख जाओ तो बावक्ते ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल करके दुश्मन से महफूज रह सकते हो। जाशान साहब बोले। मैं कितने अरसे में वो अमल सीख जाऊंगा? मैंने पूछा। जाशान साहब ने पाइप से कश लेने के बाद धुआं फिजा में उड़ा कर कहा, कम से कम 2 साल तक। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ की तसल्ली के लिए एक बात सोची है। वो क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। हमारे एक आदमी तुम्हारी माँ के पास जाएगा और उन्हें तुम्हारे मुतल्लिक बताएगा कि तुम खैरियत से हो। साथ ही तुम उसे अपने हाथ से लिखा हुआ एक रुक्का भी दे देना। जाशान साहब ने कहा। उनकी तजवीज़ बुरी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अम्मी से खुद ही एक मर्तबा मुलाकात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं खुद ही अपनी माँ से मिल लूँ। अगर आप मेहरबानी करें तो किसी ऐसे शख्स को मेरे पास भेज दें जो वापसी तक मुझे खतरात से महफूज रख सके, मैंने कहा और उम्मीद भरी नज़रों से जाशान साहब की तरफ देखने लगा। वो बोले, फ़िलहाल तो ये मुमकिन नहीं। हम लोग कुछ मसाइल में उलझे हुए हैं। तकरीबन 1 माह बाद तुम्हारी तजवीज़ पर अमल हो सकता है। इसलिए अभी उन्होंने कुछ कहना चाहा था कि करीब रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा और फिर किसी दूसरी जुबान में बात करने लगे। फ़ोन देखकर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने घर फ़ोन कर लूँ। अब से पहले मुझे फ़ोन का ख्याल इसलिए नहीं आया था कि मुझे खुद ही घर जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब मायूसी के आलम में फ़ोन मुझे बहुत बड़ा सहारा लग रहा था। जाशान साहब ने जूं ही रिसीवर क्रैडल पर रखा, मैंने उनसे कहा, अगर 1 महीने की बात है तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं अपनी माँ से फ़ोन करके बात कर लूँ? जाशान साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम फ़ोन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि टेलीफोन के ऑफिस से। शाम को शाकू के साथ जाकर फ़ोन कर लेना। मैं समझ गया कि वो महज एहतियात की वजह से ऐसा कह रहे हैं। उन्हें खतरा हो गया कि फ़ोन पर कोई मेरी बात ना सुन ले और कोई परेशान सूरत हाल सामने ना आ जाए। जी ठीक है, मैं शाम को फ़ोन कर लूँगा, मैंने कहा। तो फिर ठीक है, तुम जाओ। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया। मैंने इधर उधर देखा, शाकू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया। शाकू वहाँ कुर्सी पर बैठा था। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ? जाशान साहब मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए घर भेजने पर राजी हैं, लेकिन 1 माह बाद वो कह रहे थे कि मैं आज शाम तुम्हारे साथ
टेली फोन ऑफिस जाकर वहां अपनी माँ से बात कर लूं। वो सोचता रहा, फिर बोला, मैं जाशान साहब के हक में हर वक्त दुआ करता हूँ। वो निहायत रहमदिल आदमी है और किसी को तकलीफ या परेशानी में नहीं देख सकते। मैंने उसके करीब कुर्सी पर बैठकर कहा, जाशान साहब आखिर पुरस्रार दुनिया से क्यों ताल्लुक़ रखते हैं? इसकी एक खास वजह है। शाकू ने फिजा में घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे वो वजह बताना पसंद करोगे? मैंने मोहतात अंदाज में शाकू से पूछा। दरअसल जाशान साहब शैतान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, शाकू ने बताया। शैतान के खिलाफ जंग? मैंने धीरे से कहा और सोचने लगा कि ये वही शैतान है जिसका तज़किरा कुरान में है या कोई और बला है। मैंने शाकू से कहा, शाकू हमारे कुरान में भी शैतान का जिक्र है, क्या तुम उसी शैतान की बात कर रहे हो? इस बारे में मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि जिससे हमारा मुकाबला है ये वही शैतान है या नहीं, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल उसी शैतान जैसी हैं। शायद ये वही हो, शाकू ने सोचते हुए जवाब दिया। इस जंग का मकसद क्या है? मैंने पूछा। शैतान का खात्मा, शाकू ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। शाकू गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, इसके लिए तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। जाशान साहब एक नेक मकसद के लिए जंग कर रहे हैं, इसलिए मैं उस वक्त तक तुम लोगों के साथ रहने को तैयार हूँ जब तक शैतान का खात्मा न हो जाए, मैंने एक बार फिर पुरजोश अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा जज्बा देखकर यकीनन जाशान साहब बहुत खुश होंगे। मुझे भी उनका साथ देखकर बहुत खुशी होगी। शाकू चंद लम्हे तक मेरी तरफ गहरी नजरों से देखता रहा, फिर बोला, अगर जाशान साहब ने तुम्हें आज़ाद कर दिया और घर जाने की इजाज़त दे दी तो फिर भी तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? हाँ ज़रूर, मैंने मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुम्हारे घर बार और कारोबार का क्या बनेगा? शाकू ने पूछा। मैं तमाम मामलात संभाल लूंगा और तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारे ख्यालात आज ही जाशान साहब तक पहुंचा दूंगा। मुझे यकीन है कि वो जरूर तुम्हारे जज्बे की कदर करेंगे, शाकू ने कहा। फिर वो उठते हुए बोला, तुम चाहो तो आराम कर लो, शाम की चाय के बाद हम बाजार चलेंगे। ठीक है, मैं भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मैंने कहा तो शाकू कमरे से बाहर चला गया और मैं बिस्तर पर दराज हो गया और जाशान साहब के मुतल्लिक सोचने लगा कि जाशान साहब इस दुनिया की बका के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। वो यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके दिल में इंसानियत का दर्द है, वरना उन्हें क्या जरूरत है कि वो इस दुनिया और इंसानों की बका के लिए शैतान से जंग करें। मैं सोचने लगा कि आखिर वो शैतान कौन है और कहाँ है, और जाशान साहब ने उसके खात्मे के लिए क्या कुछ सोच रखा है। ऐसी तमाम बातें फिलहाल मेरी समझ से बालातर थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि जाशान साहब के साथ रहकर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर मुझे नींद आने लगी। मैंने नींद को भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हल्की हल्की गनूदगी से लुत्फ अंदोज होने लगा और बिल आखिर मैं सो गया। अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तकरीबन 2 घंटे तक सोया रहा हूँ। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, सामने शाकू खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्या नींद की गोलियां खाकर सोए थे? मैंने हंसकर जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल रात को ट्रेन में मैं सही तौर पर सो नहीं सका, इसलिए अब आराम से सो रहा था। चलो जल्दी आ जाओ टेबल पर। वो अपनी बात खत्म करके चल दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में आ गया। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। जाशान साहब वगैरह वहां मौजूद नहीं थे। मैं शाकू के साथ कुर्सी पर बैठ गया। क्या जाशान साहब और दूसरे लोग नहीं आएंगे? बस आने वाले हैं, उसने जवाब दिया। और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो लोग काम से गए हैं, रात में आएंगे, शाकू ने जवाब दिया। और फिर जाशान साहब और अंदरोमा की तरफ देखने लगा। जो बातें करते हुए अंदर आ रहे थे वो लोग आकर कुर्सियों पर बैठ गए। जाशान साहब ने मेरी तरफ तारीफी नज़रों से देखा और चाय की तरफ मुतवज्जा हुए। चाय से फारिग होने के बाद शाकू मुझे लेकर बरामदे में आ गया। उसने वहाँ मौजूद एक मुलाजिम से पूछा, भाई वो मेरी कार कहाँ खड़ी है? वहीं जहाँ खड़ी होती है, मुलाजिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। शाकू हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर बंगले के गैराज की तरफ आ गया। वहाँ 3 मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी थीं। शाकू नीले रंग की एक छोटी सी कार की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके साथ था। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी बाहर सड़क पर रवां दवां थी। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? मैंने शाकू से पूछा। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कदरे हैरानी से पूछा। दरअसल तुम मुलाजिम से पूछ रहे थे कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये तुम्हारी। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि शाकू एक हल्का सा कहकहा लगाकर बोला, दरअसल मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यही गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, बस इसीलिए मैंने इसे अपनी गाड़ी कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। तुम फिक्र न करो, हम टेलीफोन ऑफिस जा रहे हैं। शाकू ड्राइविंग में मसरूफ रहा जबकि मैं आसपास के माहौल का जायजा लेता रहा।
लो भाई, आ गया टेलीफोन ऑफिस, शाकू ने कहा। फिर कुछ ही दूर मुझे टेलीफोन ऑफिस नजर आ रहा था। शाकू ने एक मुनासिब जगह पर गाड़ी पार्क कर दी और हम टेलीफोन ऑफिस के अंदर आ गए। मैंने ऑपरेटर को नंबर दिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऑपरेटर ने मुझसे कहा, जाइए बूथ नंबर 4 में बात कीजिए। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ बूथ में पहुंचा। रिसीवर कान से लगाने के बाद मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी मर्द ने हेलो कहा। मैंने जल्द ही अंदाजा लगा लिया कि वो मेरे मामू की आवाज़ थी। हेलो मामू, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम खैरियत से तो हो ना? मामू ने परेशानी से पूछा। जी मामू, मैं खैरियत से हूँ। अम्मी कैसी हैं? उन्हें बुलाइए, मैंने बेताबी से कहा। तुम्हारी अम्मी अस्पताल में हैं। तुम्हारे मामू ने मजीद कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उनकी बात काट दी। क्या हुआ अम्मी को? वो ठीक तो है ना? वो तुम्हारे गायब हो जाने के बाद से बहुत बीमार हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। कहाँ से बोल रहे हो? मामू ने पूछा। मामू, मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं तकरीबन 1 माह से पहले नहीं आ सकता। आप अम्मी को मेरे बारे में बता दीजिए कि मैं खैरियत से हूँ, मैंने कहा। तुम ऐसा करो, अस्पताल में फ़ोन करो और अपनी अम्मी से बात कर लो। मैं अस्पताल पहुँचता हूँ, तुम तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करो, मामू ने कहा। अच्छा, अस्पताल का नंबर लिखवाइए, मैंने कहा। मामू ने नंबर लिखवाने के बाद रिसीवर रख दिया। मैं भी रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। हो गई अम्मी से बात? शाकू ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और सोफे पर उसके साथ बैठ गया। फिर किससे बात की तुमने? शाकू ने पूछा। अपने मामू से। वो बता रहे थे कि मेरी गुमशुदगी की वजह से अम्मी बीमार हो गई हैं और अस्पताल में हैं। उन्होंने मुझे अस्पताल का नंबर देकर कहा है कि मैं 15 मिनट बाद वहां फ़ोन कर लूं ताकि अम्मी से बात कर सकूं। मुझे परेशान देखकर शाकू ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी अम्मी तुमसे बात करने के बाद ठीक हो जाएंगी। मैंने कोई बात नहीं की। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने उठकर ऑपरेटर को नंबर दिया। उसने नंबर मिलाकर मुझे बूथ में जाने का इशारा किया। मैंने बूथ में आकर रिसीवर उठाया और हेलो कहा। हेलो, चार्ल्स अस्पताल। आप कौन हैं और आपने किससे बात करनी है? लेडी ऑपरेटर ने पूछा। मेरा नाम सुल्तान है, यहाँ आपके पास। अभी मैंने इतना ही कहा था कि ऑपरेटर बोली, जी ठीक है, अपनी वालदा से बात कीजिए। फिर टेलीफोन पर अम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने कहा, अम्मी आप कैसी हैं? तुम कहाँ हो बेटा? अम्मी ने कमज़ोर सी आवाज़ से पूछा। अम्मी मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? क्या हुआ है आपको? मैंने अम्मी से पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे गुम हो जाने की वजह से ज़रा तबीयत खराब हो गई और अब तुम्हारी खैरियत का सुनकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हारे मामू बता रहे थे कि तुम 1 माह बाद आओगे, अभी क्यों नहीं आते? अम्मी ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने जज्बात को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अम्मी, जब मैं गांव जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ डाकुओं ने अगवा कर लिया। उनका ख्याल था कि मुझे यरगमाल बनाकर वो आपसे बड़ी रकम वसूल करेंगे, लेकिन फिर उन डाकुओं का मुकाबला एक और डाकुओं के गिरोह से हो गया। इस तरह मैं उन डाकुओं के कब्जे में आ गया। अब उन डाकुओं से मेरी बातचीत तय हो गई है, लेकिन उनकी चंद मजबूरियां हैं, इसलिए मुझे तकरीबन 1 माह उनके साथ रहना होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, अब कोई खतरे की बात नहीं। उन डाकुओं ने अगर मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो पहुंचा चुके होते। उन्होंने कुछ रकम का मुतालबा किया है जो मैं उन्हें दे दूंगा। डाकुओं के सरदार की इजाजत से ही एक जगह से आपको फोन कर रहा हूँ, मैंने अम्मी से कहा। तुम जल्दी नहीं आ सकते बेटा? अम्मी ने बेताबी से पूछा। अम्मी, उन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं, वरना मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अभी आ जाऊं। तुम्हारी जान को तो कोई खतरा नहीं? अम्मी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे कोई खतरा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से रहता हूँ, खूब खाता पीता हूँ और मज़े से सोता हूँ। मैं अब आपको फ़ोन करता रहूँगा, मैंने कहा। अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, अम्मी ने कहा। मैं अपनी सी कोशिश करूँगा कि ये लोग मुझे जल्द छोड़ दें, लेकिन अम्मी आप वादा करें कि अब आप मेरे बारे में परेशान नहीं होंगी, मैंने कहा। अम्मी कुछ देर की ताखीर के बाद बोली, ये कैसे मुमकिन है बेटा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान ना हूँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं खुद को मुतमईन रखने की कोशिश करूँगी। अम्मी अगर आप परेशान रहेंगी तो मैं भी परेशान रहूँगा, मैंने कहा। तो वो बोली, अच्छा मैं वादा करती हूँ कि मैं अब परेशान नहीं रहूँगी, लेकिन तुम फ़ोन करते रहना। ठीक है अम्मी, मैं फ़ोन करता रहूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़, मैंने कहा। तो अम्मी ने भी खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। मैं बूथ से बाहर आ गया। मुझे अपने करीब पाकर शाकू चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हो गई बात अम्मी से? हाँ हो गई, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। तुम काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हो, शाकू ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि जब तक मैं घर नहीं आ जाता उन्हें फ़ोन करता रहूँ। मैंने शाकू को बताया। ठीक है, तुम वक्तन फ़वक्तन उन्हें फ़ोन करते रहना, शाकू ने उठते हुए कहा। मैं भी उठ खड़ा हुआ। शाकू ने ऑपरेटर को रकम अदा की और हम लोग टेलीफोन ऑफिस से बाहर आ गए। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस बंगले पर पहुंच गए। मैं अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने फ़ौरन गुस्ल किया और नए कपड़ों का एक जोड़ा पहन लिया। रात के खाने के बाद जाशान साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया।
जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जाशान साहब और उनकी बेगम आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे। जाशान साहब ने मुझे भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? जी हाँ, एक नेक और अजीम मकसद के लिए मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे अंदाजा है कि तुम एक बहादुर और समझदार आदमी हो, लेकिन क्या तुम कठिन और खौफनाक हालात का मुकाबला कर सकोगे? जाशान साहब ने पूछा। जी हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकता हूँ। शाकाल की कैद में रहते हुए मैं बहुत सी खौफनाक बलाएं देख चुका हूँ और मेरे दिल से उनका खौफ खत्म हो चुका है, मैंने उन्हें बताया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी वक्त तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है तो? जाशान साहब जवाब तलब अंदाज में मेरी तरफ देखने लगे। अगर किसी नेक मकसद के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैंने पुरज़म लहजे में जवाब दिया। वेरी गुड, तो समझो कि आज से तुम हमारे दोस्त बन गए हो। सबसे पहले तुम्हारे जिम्मे एक काम लगा रहा हूँ, जाशान साहब ने कहा और करीब पड़ा पाइप उठाने लगे। जी फरमाइए, मैंने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। जाशान साहब ने पाइप में तंबाकू भरा, उसे सुलगाया और बोले, अभी कुछ देर बाद एक साहब आने वाले हैं, तुम्हें उनके साथ पाकिस्तान जाना होगा। जाशान साहब ने पाइप का एक कश लगाया और मैं सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा कि वो मजीद क्या कहना चाहती हैं। वो बोले, पाकिस्तान में हमारे एक दोस्त हैं तैमूर, उन्होंने बहुत कुछ हमारे पास रहकर सीखा है, लेकिन उनका ज़्यादातर रुझान टेलीपैथी की तरफ था, इसलिए उन्होंने टेलीपैथी में महारत हासिल की। अब वो मुख्तलिफ बुराइयों के खिलाफ नबुर्द आजमा है। तुम्हें उनके साथ मिलकर मेरी हदायत के मुताबिक काम करना होगा। जाशान साहब ने एक बार फिर अपनी गुफ्तगू रोक ली। ये जो साहब अभी आने वाले हैं दरअसल इंसान नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कदरे हैरत से कहा। दरअसल वो एक बदरू हैं जिन्होंने अब इंसानी शक्ल इख्तियार कर रखी है। ये जिस शख्स की रूह है वो 11 दिसंबर सन 1803 को फ्रांस में पैदा हुए। उनका नाम उनके वालिदैन ने लुईस बरलवीज रखा। पैदाइश के वक्त या उससे पहले ही शैतान ने बरलवीज पर कब्जा कर लिया। बरलवीज जूं बड़े हुए उनका रुझान मौसीकी की तरफ बढ़ता चला गया। अपने शौक के पेश नज़र उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। उनके एक वालिद डॉक्टर थे और उन्हें भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बरलवीज एक माहिर पियानो नवाज बन गए। इसके अलावा उन्होंने वायलिन बजाने में भी महारत हासिल की। मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल करने के बावजूद वो गैर मुतमईन रहे। अक्सर उन्हें ऐसे ख्वाब आते जिनमें उन्हें आवाज़ों के जरिए बावर कराया जाता कि उनकी मौसीकी और तरबियत दोनों नामुकम्मल हैं। बरलवीज ने इन ख्वाबों का तज़किरा अपने दोस्तों से भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बात को अहमियत न दी और कुछ ने अहमियत दी, लेकिन वो ख्वाबों के असरार तक नहीं पहुंच सके। दरअसल बरलवीज को ख्वाब में शैतान हदायत देता था। उसने कहा कि अगर मौसीकी हमारे लिए बजाओगे तो इज्जत, दौलत और शोहरत पाओगे, और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारा मौजूदा फन छीन लिया जाएगा और तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकोगे। बरलवीज शैतान की धमकियों से डर गए क्योंकि वो शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से इस ख्वाब का तज़किरा किया तो उन्होंने उन्हें चर्च में जाने और दुआ करवाने का मशवरा दिया। बरलवीज ने जैसे ही चर्च और दुआ के बारे में सोचना शुरू किया, ख्वाब में सुनाई देने वाली आवाज़ों ने शैतानी शक्ल इख्तियार कर ली। वह शैतानी अशकाल बरलवीज से मौसीकी के बारे में पूछगिछ करती और हदायत भी देती। बरलवीज शैतान की धमकियों की वजह से बहुत खौफजदा थे, लिहाजा खौफ की वजह से उन्होंने कुछ दिल में शैतान को तस्लीम कर लिया। बरलवीज ने अपने कुछ दोस्तों से अपने ख्वाबों का तज़किरा किया। वो खंडरात, कब्रिस्तानों और दीगर वीरान सुनसान जगहों पर चिल्ला कशी करते थे और जादुई तरीके से मुख्तलिफ रूहों को कब्जे में करने के अमल व जाब करते थे। उन्होंने ही बरलवीज को मौसीकी की जानिब एक नया कदम उठाने का मशवरा दिया। उन्होंने बरलवीज को बताया कि अगर उन्होंने शैतान की बात ना मानी तो वो उन्हें ख़त्म कर देगा। यूं बरलवीज ने खौफजदा होकर शैतान को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया। शैतान ने बरलवीज की बाकायदा तरबियत शुरू कर दी और फिर उनकी मौसीकी ने फ्रांस और रूम में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मौसीकी के वो सुर भी तलाश कर लिए जिनके बजाने से बदरूहों, चुड़ैलों और शैतान के कारिंदों को बुलाया जा सकता। उनकी मौसीकी में इनफरादियत और नएपन का जो अंसर शामिल हुआ, उसी के बायस लोग उनके प्रोग्रामों में धड़ाधड़ शामिल होते रहे। उस जमाने में यूरोप में एक किताब शाया हुई जिसका नाम था द ग्रेट कंपोजर्स। उस किताब में बरलवीज को एक अजीम मगर गैर मसीही मौसीकार लिखा गया, क्योंकि शैतान को तस्लीम करने के बाद बरलवीज का मसीहियत से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा। अगर कभी उन्हें गिरजा घर में मौसीके के लिए कहा जाता तो उन्हें पसीना आ जाता और घबराहट की वजह से वो सख्त रवैया इख्तियार कर लेते। 24 साल की उम्र में बरलवीज को मसीहियत से खारिज कर दिया गया और उनके वालिद ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। बरलवीज ने अपना घर छोड़ दिया और अपनी महबूबा के साथ रहने लगे। बरलवीज ने मौसीकी में जिनसी हैजान का तस्वुर भी मुतारिफ कराया, जिसे वो रूहों का मिलाप कहते। रूहों के मिलाप वाले सुरों को जब बरलवीज रात की तन्हाई में बजाते तो उनके पास रूहों का मेला लग जाता
یہ بات جب برلویز کی محبوبہ کو معلوم ہوئی تو وہ خوفزدہ ہو کر انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں برلویز نے شادی کرنا چاہی تو کسی نے بھی ان سے شادی نہ کی۔ ان کی تنہائی اور مایوسی کو دیکھ کر ان کی محبوبہ ان کے پاس واپس آ گئی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ بات شاید شیطان کو پسند نہیں آئی اور یوں بہت پراسرار حالات میں برلویز کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد برلویز نے ایک اور شادی کی، لیکن ان کی دوسری بیوی بھی پہلی والی کی طرح نہایت پراسرار حالات میں انتقال کر گئی۔ اس کے بعد برلویز نے شادی نہیں کی۔ برلویز کو شیطان نے کئی ہدایات کی تھی کہ جب بھی برلویز کو حکم دیا جائے گا تو انہیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بدلے میں انہیں ستارہ زہرا یعنی وینس پر جنت ابدی میں جگہ دے دی جائے گی۔ یوں سن 1979 میں برلویز کو شیطان کی طرف سے یہ دنیا چھوڑنے کا حکم ملا اور برلویز نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ جاشان صاحب نے برلویز کے متعلق تفصیل بتانے کے بعد اپنے پائپ کو دیکھا، وہ بجھ چکا تھا۔ انہوں نے اسے پھر سلگایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ برلویز کی روح ہمارے پاس کیسے پہنچ گئی۔ شیطان سے ایک جھڑپ کے دوران برلویز ہم سے لڑنے آئے تو ہم نے شیطان کا حملہ پسپا کر کے برلویز اور ان کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب اب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ شیطان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ جب ہم نے انہیں شیطان کے خلاف کام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے فوری طور پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جاشان صاحب نے ابھی مزید کچھ کہنا چاہا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جاشان صاحب نے یس کہا تو دھیرے سے دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت اور صحت مند شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے نیلے رنگ کی جینز اور کالی شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے پیروں میں سپورٹس شوز تھے۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تم بالکل صحیح وقت پر آ گئے ہو۔ ان سے ملو، یہ ہیں سلطان، ہمارے نئے ساتھی۔ اس شخص نے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جاشان صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، یہی ہیں برلویز، جس کا میں تم سے تذکرہ کر رہا تھا۔ میں نے جو ہی برلویز کا ہاتھ تھاما تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے برف ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ روح ہے، انسان نہیں، لہٰذا انسانوں کی طرح ان کا جسم گرم نہیں ہو سکتا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، برلویز نے کہا۔ جاشان صاحب برلویز سے بولے، اب تمہیں اور سلطان کو پاکستان جانا ہے، جہاں تمہیں ایک ٹیلی پیتھی کے ماہر تیمور کے ساتھ مل کر شیطان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں۔ ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ برلویز نے پوچھا۔ وہاں شیطان کے کئی چیلوں اور ہمدردوں نے دنیا کی تباہی کے حوالے سے کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں اور وہ سب وہاں اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہیں۔ تیمور تمہیں ان ٹھکانوں کا پتہ بتائیں گے اور مختلف معاملات میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ میں ان کے نام تمہیں ایک خط لکھ کر دے دوں گا، وہ تم انہیں دے دینا۔ اسے پڑھ کر وہ صورتحال کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے، پھر تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جاشان صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کب روانہ ہونا چاہیے؟ برلویز نے جاشان صاحب سے پوچھا۔ پرسوں۔ اس دوران سلطان کے کاغذات وغیرہ بن جائیں گے اور یہ ہوائی سفر کر سکیں گے، جاشان صاحب نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پرسوں حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ برلویز نے پوچھا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو، جاشان صاحب نے کہا تو برلویز چلا گیا۔ تو میں نے جاشان صاحب سے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، جاشان صاحب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب پاکستان میں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں گے۔ بہت دیر تک جاگتا اور مختلف باتیں سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد شاکو میرے پاس آیا اور آرام سے بیٹھنے کے بعد مجھ سے بولا، آج شام میں تمہارا پاسپورٹ، ٹکٹ اور دیگر کاغذات آ جائیں گے، کل تمہیں کراچی روانہ ہونا ہے۔ اب تمہارا نام اقبال ہوگا اور تم اس نام سے سفر کرو گے، جبکہ کل تمہارا میک اپ بدل دوں گا۔ یہ تم کیسا میک اپ کرتے ہو؟ اترتا ہی نہیں۔ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہ دراصل ایک قسم کی پلاسٹک سرجری ہے جو ایک خاص کیمیکل سے اترتی ہے، اس کے علاوہ اسے اتارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، شاکو نے بتایا۔ یہ اقبال کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے ہی آدمی ہے جو آج کل یہی کام کر رہا ہے۔ اس کے پاسپورٹ پر تم سفر کرو گے، بس ذرا ذہن میں خیال رکھنا کہ اب تم سلطان نہیں بلکہ اقبال ہو جاؤ گے، شاکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہر طرح اس بات کا خیال رکھوں گا، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ میں نے شاکو سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان سے جنگ میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ وہاں تمہیں برلویز اور تیمور صاحب کی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ تمہیں وہی کام دیا جائے گا جو تم کر سکتے ہو۔ جب تم واپس آؤ گے تو پھر باقاعدہ تمہاری تربیت شروع کروں گا، اور تربیت کے مراحل جس طرح طے ہوتے جائیں گے تمہیں زیادہ سخت مقابلوں کے لیے بھیجا جائے گا۔ پاکستان بھیجا جانا تمہاری آزمائش بھی ہے۔ وہاں سے واپسی پر ہم تمہارے متعلق فیصلہ کریں گے کہ تمہیں جلد از جلد کیا کچھ سکھایا جا سکتا ہے، شاکو نے بتایا۔ دوسرے روز شاکو نے میرا میک اپ بدل دیا۔ اب میں ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شاکو نے مجھے پاسپورٹ وغیرہ دیا تو اس میں لگی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شاکو نے میرا جو میک اپ کیا تھا تصویر اس سے 100% ملتی تھی۔
मैंने दिल ही दिल में शाकू की तारीफ की। मैं अपने कमरे में था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने शाकू खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। तो फिर उठाओ अपना सामान और मेरे साथ आओ, शाकू ने कहा। तो मैंने अपना बैग उठाया और शाकू के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर बरामदे में आ गया। वहाँ एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। मैं और शाकू गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। बरलवीज कहाँ है? मैंने धीरे से शाकू से पूछा ताकि ड्राइवर ना सुन सके। वह वहीं एयरपोर्ट पर मिलेंगे, शाकू ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। उसे शायद ड्राइवर की तरफ से कोई खतरा नहीं था। कुछ देर बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहा और शाकू मेरे साथ लाउंज में आ गया। बरलवीज को ढूंढने में हमें दुश्वारी नहीं हुई, वो जल्दी हमें मिल गया। हम दोनों से हाथ मिलाने के बाद उसने मुझसे पूछा, हाँ भाई इकबाल साहब, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। बरलवीज शाकू से मुखातिब हुआ, अच्छा आप जाएं, हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि सामान चेक करवा सकें। ओके, फिर मुलाकात होगी, शाकू ने खुश दिली से कहा और हाथ मिलाने के बाद चला गया। हम दोनों तमाम ज़रूरी मामलात से निमटने के बाद जहाज़ में आकर बैठ गए। आप तो बगैर जहाज़ के भी पाकिस्तान पहुंच सकते थे, मैंने बरलवी से कहा। दरअसल मेरा ख्याल था कि वो तो एक रूह है, इसलिए सफ़र के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बरलवीज मुस्कुरा कर बोला, शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक रूह हूँ इसलिए बगैर किसी चीज़ के सफ़र कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये जिस्म हासिल किया है और अब अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये वहीं पड़ा रहेगा जहां मैं इसे छोड़ दूंगा, लिहाजा मैं इसे छोड़ नहीं सकता। क्या तुम पहले तैमूर साहब से मिले हो? मैंने बेतकल्लुफ होकर पूछा। नहीं। उनकी तस्वीर देखी है मैंने, बरलवीज ने पूछा। अब से पहले वो मुनशियात फरोशों और मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को मौत के घाट उतारने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। अब से कुछ अर्सा पहले ही जाशान साहब ने उनसे शैतान के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में बातचीत की और तैमूर साहब को हदायत की कि वो शैतान के खिलाफ कार्रवाइयों में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। बरलवीज ने बताया। क्या तुमने अब से पहले शैतान के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा लिया है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन भरपूर तरीके से नहीं, वो सब छोटी मोटी झड़पें ही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मर्तबा शैतान से हमारा सख्त मुकाबला हो सकता है, बरलवीज ने कहा। उसके लहजे में गुस्से का अंसर शामिल था। हम दोनों कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने तक मौसम, सियासत, खेल और दीगर तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करते रहे। हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए तो एक आदमी को देखकर बरलवीज ने हाथ हिलाया। उस आदमी ने करीब आकर हमसे मुसाफिया किया और हमें लेकर एक गाड़ी के पास आ गया। हम लोग गाड़ी में सवार हो गए। रास्ते में फिर गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुक गई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो गेट खुल गया। गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ड्राइवर ने हमें उतारा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप लोग मेरे साथ आइए, एक मुलाजिम ने मेरे करीब आकर कहा। हम दोनों उसके साथ चल दिए। मुलाजिम हमें लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम अच्छी तरह सजाया गया था। आप लोग यहाँ बैठें, साहब अभी आते हैं, मुलाजिम ने कहा और चला गया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैं ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगा, जबकि बरलवीज ने करीब पड़ा एक रिसाला उठा लिया। फिर एक तरफ से एक शख्स आता दिखाई दिया। मैं और बरलवीज उसे देखकर ताजीमन खड़े हो गए। उस शख्स की उम्र तकरीबन 50 साल थी, लेकिन अपने कसरती बदन और अच्छी सेहत की वजह से वो किसी तरह 25-30 साल के सेहतमंद नौजवान से कम दिखाई नहीं दे रहा था। उसने करीब आकर बरलवीज और मुझसे मुसाफिया किया और बोला, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन बरलवीज बोला, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं समझ गया कि यही तैमूर साहब हैं। मुझे जाशान साहब ने कल टेलीफोन पर आप लोगों के आने के बारे में बता दिया था। वो कह रहे थे कि आपके पास कोई खत है, तैमूर साहब ने कहा। जी हाँ, ये रहा। बरलवीज ने अपनी जेब में से एक लिफाफा निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तैमूर साहब ने लिफाफे में से कागज निकाला और उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगे। तहरीर पढ़ने के बाद वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जाशान साहब ने मुझे शैतान से मुकाबला करने के लिए कहा है और इस सिलसिले में लाहे अमल तय करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी है। फौरी तौर पर तो मैं कोई अमल नहीं बना सकता, अलबत्ता सोचकर आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, चाय पिएं और अगर आराम करना चाहें तो आराम करें। तैमूर साहब ने अपनी बात खत्म करके मुलाजिम को पुकारा तो मुलाजिम फौरन ही आ गया। तैमूर साहब ने उससे कहा, मेहमानों को इनके कमरे दिखाओ और इनका सामान इनके कमरों में पहुंचा दो। जी बेहतर जनाब, मुलाजिम ने कहा और फिर हमसे मुखातिब हुआ, आप लोग आए मेरे साथ। हम दोनों उस मुलाजिम के साथ चल दिए। वो हमें लेकर एक कमरे के दरवाजे के सामने आ गया और बोला, एक साहब इसमें ठहर जाएं और दूसरे साथ वाले कमरे में। बरलवीज ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा बेहतरीन तौर पर सजा हुआ था और ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। मैं बिस्तर पर बैठकर कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने यस कहा तो मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बैग थे। मुलाजिम ने दोनों मेरे सामने रखते हुए पूछा, जनाब
इसमें से आपका कौन सा बैग है? मैंने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा है। मुलाजिम ने दूसरा बैग उठा लिया, फिर मुझसे बोला, जनाब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कमरे से बाहर निकलकर किसी मुलाजिम से कह दीजिएगा, हम लोग आसपास ही होते हैं। फिलहाल आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय, ठंडा या कुछ और? नहीं, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि ना जाने तैमूर साहब शैतान से लड़ने के लिए क्या लाहे अमल तय करेंगे। खाने पर तैमूर साहब ने बरलवी से कहा, जाशान साहब ने रात को मुझे कहा था कि मैं शैतान के मुकाबले के लिए कोई लाहे अमल तैयार करूं। यकीनन आप लोगों के ज़हन में ये बात होगी कि वो खत वाली बात टेलीपैथी के जरिए भी कह सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह है कि वो अपने दिमाग को टेलीपैथी में मसरूफ नहीं रख सकते, क्योंकि इस तरह उन्हें खतरा है कि उन्हें दिमागी तौर पर गैर हाजिर देखकर शैतान कोई चाल ना चल जाए। इसलिए उन्होंने ज़रा सी देर के लिए मुझसे बात की और मुझे हदायत की कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा बात ना हो उनसे फ़ोन पर भी बातचीत ना की जाए। दरअसल वो हर तरह से मोहतात रहना चाहते हैं, इसलिए फ़ोन पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसे सुनकर कोई शक कर सके। जाशान साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है और वह इंसानियत को शैतान से बचाने की जिम्मेदारी वो मेरे उस्तादों में से हैं। इसलिए उनकी तरफ से जब भी कोई हुक्म आता है मैं अपने काम छोड़कर उनके काम को अहमियत देता हूँ। आजकल भी मैं कुछ सियासी मसाइल में उलझा हुआ हूँ, लेकिन पहले जाशान साहब का काम सर अंजाम देना है, उसके बाद ही और काम करूँगा। खैर, मैंने सोच लिया है हमें शैतान के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करनी है। शहर से दूर वीराने में एक शख्स होशा रहता है। हमें आज रात उससे मिलकर शैतान और उसके कारनामों के बारे में मालूमात हासिल करना होंगी। उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। होशा के बारे में मुझे जाशान साहब ने ही बताया है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। इसके बाद रात तक हम घर में ही रहे। रात को तैमूर साहब, बरलवीज और मैं एक कार में रवाना हुए। कार शहर की हदूद से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला था। सिर्फ सड़क का उतना ही हिस्सा नजर आ रहा था जिस पर कार की हेडलाइट्स पड़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद तैमूर साहब ने कार एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। वो पत्थरों वगैरह से बचाकर निहायत एहतियात से कार को चला रहे थे। हम तकरीबन 20 मिनट तक उस कच्चे रास्ते पर सफर करते रहे। हमें घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। तैमूर साहब ने कार उस झोंपड़ी के पास रोक दी। नीचे उतरकर तैमूर साहब ने हमें झोंपड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। हम दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि अंदर से एक करख्त और बारोब आवाज आई, अंदर चले आओ। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। एक चारपाई पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसके बाल लंबे लंबे, आंखें सुर्ख और चेहरे पर वहशत तारी थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उसे देखकर मुझे शाकाल याद आ गया। कहो, कैसे आना हुआ? होशा साहब, हम जाशान साहब की हदायत पर आपके पास हाजिर हुए हैं, तैमूर साहब ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। यह सुनकर वो शख्स फौरन चारपाई से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। फिर उसने झुककर ताजीमन दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर सीधा होकर बोला, आप लोग आराम से बैठें और बताएं कि जाशान साहब ने आप लोगों को किस काम से भेजा है। मेरा नाम तैमूर है और मैं टेलीपैथी का माहिर हूँ और कुछ पुरस्रार अलूम भी जानता हूँ। जाशान साहब का कहना है कि यहाँ पाकिस्तान में शैतान के कारिंदों ने अपने कदम जमाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इसके लिए उन्होंने इन दोनों को यहाँ मेरे पास भेजा है ताकि आपसे मशवरा कर सकें कि शैतान के कारिंदों से किस तरह मुकाबला किया जाए, क्योंकि आप उनका पता लगा सकते हैं, तैमूर साहब ने बताया। होशा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। आंखें खोलकर वो बोला, वाकई यहाँ शैतान के कारिंदों ने काफी हद तक अपने कदम जमा लिए हैं। पहली कार्रवाई हमें यहाँ से नजदीक एक जगह पर करनी होगी। वहाँ एक शख्स अस्साम शैतान के लिए काम कर रहा है और उसने कई चेले वगैरह पाल रखे हैं। इस वक्त वो अपने ठिकाने पर मौजूद है, इसलिए हमें अभी कार्रवाई कर देनी चाहिए। वहाँ से वापसी के बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। हम सब उठ खड़े हुए। मैंने बरलवीज से धीरे से कहा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? बरलवीज ने मुझे जवाब देने की बजाय होशा से कहा, जनाब ये तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए इनसे वो काम लिया जाए जो ये कर सकती हैं। होशा ने बगौर मुझे देखा, फिर एक संदूक से रिवॉल्वर निकालकर मुझे दिया और बोला, मैं तुम्हारे गिर्द हिसार खींच देता हूँ ताकि तुम शैतान के साथियों के हमले से महफूज रह सको। यह हिसार तुम्हें बहुत हद तक महफूज रखेगा, लेकिन अगर उसका हमला शदीद हुआ तो तुम्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लेकिन डरने या घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। तुम्हें तो यकीनन मालूम होगा कि इसकी किस तरह हिफाजत करनी है। होशा ने बरलवीज की तरफ गहरी नजरों से देखकर पूछा। जी हाँ, मुझे मालूम है, बरलवीज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं समझ गया कि होशा बरलवीज के बारे में जान गया है कि वो इंसान नहीं बल्कि रूह है। फिर होशा मुझसे मुखातिब हुआ, देखो वहां पर हसाम को हो सकता है गोली मारनी पड़े, ये काम तुम्हें करना होगा। उसके अलावा अगर कोई और इंसान हुआ तो उसे भी गोली मार देना।
जी ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने मौद्दबाना अंदाज में कहा। होशा ने एक जानिब खड़े होकर कुछ पढ़ा और बोला, बाहर मेरे साथी आ गए हैं, अब चलो। हम सब बाहर आ गए। बाहर निकलकर पता चला कि आसपास बहुत रोशनी है और तकरीबन 10-12 भयानक बलाएं खड़ी हैं। रोशनी उनकी सुरख अंगारों जैसी आंखों से निकल रही थी। उन सब ने हल्की हल्की खौफनाक आवाजें निकालना शुरू कर दी। ये वैसी ही बलाएं थी जैसी शाकाल की फौज में शामिल थी। खौफनाक शक्लो सूरत और करीहुल मंजर जिस्म की मालिक। उन बलाओं की जानिब देखकर मतली होने लगती थी। होशा ने फिजा में हाथ बुलंद किया तो वो बलाएं खामोश हो गईं। होशा ने हमें कार की तरफ चलने का इशारा किया। हम सब कार में बैठ गए तो होशा ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ चलो। कार चल पड़ी तो मैंने देखा कि वो सारी बलाएं परिंदों की तरह कार के आसपास उड़ने लगी। मैं काफी देर तक उन बलाओं को देखता रहा। तकरीबन आधा घंटा सफर करने के बाद होशा बोला, बस कार यहीं रोक दो। तैमूर साहब ने कार रोक दी और हम सब नीचे उतर आए। हमारे साथ उड़ने वाली बलाएं भी जमीन पर आ गईं। होशा ने मेरे गिर्द कुछ पढ़कर फूंका। मैं समझ गया कि उसने मेरे गिर्द हिसार खींचा है। फिर वो बोला, अब तुम लोग मेरे पीछे आओ। मैं जानता हूँ कि हस्साम होशियार हो चुका है और अपने आप को हर किस्म के हालात के लिए तैयार कर रहा है। होशा चलने लगा तो सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक मुकाम पर पहुंचकर होशा बोला, बस यहीं रुक जाओ, मुकाबला यहाँ हो सकता है। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर गुजरी थी कि खौफनाक और दिल हिला देने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे बहुत से गीदड़ चीख रहे हों, कई खूंखार जानवर गुर्रा रहे हों और कई बिल्लियां एक साथ रो रही हों। इसके अलावा कई आवाजें एक दूसरे में गुडमुड हो रही थीं। मैं समझ गया कि हस्साम अपने साथियों के साथ आ रहा है। चंद लम्हों के बाद दूर से रोशनी दिखाई दी। फिर कई जीरो के सुरख बल्ब जलते हुए नजर आने लगे। वह बल्ब दरअसल बलाओं की आंखें थीं। सामने से आने वाली बलाएं हमारे साथ मौजूद बलाओं से भी ज्यादा खौफनाक और बदशक्ल थीं। वो सब शोर मचा रही थीं। ऐसे में अगर कोई आम शख्स ये मंजर देख लेता तो उसका दिल बंद हो जाता। हस्साम, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि शैतान की हमायत से बाज आ जाओ, होशा ने चीख कर कहा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सामने मौजूद बलाओं के अकब से एक आवाज सुनाई दी। इस बात को छोड़ो कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। दूसरी तरफ से कहकहा सुनाई दिया। फिर सामने मौजूद बलाओं के दरमियान से एक शख्स निकलकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। वो हस्साम था और होशा से मुशाबा। तुम मेरा क्या बुरा हशर करोगे? मैं तुमसे ये कहूंगा कि ख्वामखा क्यों अपनी और अपने साथियों की जान के दुश्मन बन गए हो। जाओ जाकर अपना काम करो। इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? होशा ने सख्त लहजे में हस्साम से पूछा। तुम्हारी बात मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हस्साम ने निहायत हकारत से जवाब दिया। तो फिर तुम अपने अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ, होशा ने कहा और फिर हमसे मुखातिब हुआ। साथियों, ये शख्स ऐसे बाज नहीं आएगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। हस्साम ने होशा की बात सुनकर एक जोरदार कहकहा लगाया और अपने साथियों को हम पर हमला करने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि उसकी साथी बलाएं हम पर हमलावर होती, मैंने देखा कि हस्साम अपना सर थामकर जमीन पर बैठ रहा है। मैंने उसे गोली मारनी चाही लेकिन वो जमीन पर लौटने की वजह से निशाने पर नहीं आ सका। इतने में हमारी और हस्साम की बलाओं के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। तमाम बलाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। फिर हमारे साथ उड़ने वाली 2 बलाएं जमीन पर गिर गईं और देखते ही देखते सियाल मादे की शक्ल इख्तियार करके जमीन के अंदर जज्ब हो गईं। मैं खौफजदा हो गया कि अगर हमारी बाकी बलाओं का भी यही हशर हुआ तो हमें भी मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। मैंने देखा कि हस्साम अपना सर थामे जमीन पर अब भी इधर उधर लौट रहा था। अचानक एक बला ने होशा को जबरदस्त धक्का दिया जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। वो बला उसके सीने पर सवार हो गई। यूं लगता था कि जैसे अभी चंद ही लम्हों में वो बला होशा को मौत के घाट उतार देगी। मैंने रिवॉल्वर की तमाम गोलियां उस बला को मार दी लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। होशा ने कुछ पढ़कर बला पर फूंका तो बला ने खौफनाक आवाजें निकालना शुरू कर दी। यूं लगता था जैसे वो शदीद करब में मुब्तला है और फिर वो बला बिल्कुल ढीली हो गई। होशा ने उसे छोड़ा तो वो जमीन पर गिरकर सियाल मादा बनकर जमीन में जज्ब हो गई। अब क्या करना चाहिए? मैंने बरलवीज से पूछा जो बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रहा था। कुछ नहीं, तुम बेफिक्र रहो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बरलवीज की बजाय तैमूर साहब ने जवाब दिया। हस्साम को क्या हो गया है? मैंने तैमूर साहब से पूछा। तैमूर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने टेलीपैथी के जरिए इसके दिमाग को कंट्रोल किया है। वो मेरी गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन तुम इसका हशर देख रहे हो, आप इसे कब तक कंट्रोल में रखेंगे? मैंने पूछा। जब तक बलाओं की लड़ाई का फैसला न हो जाए, तैमूर साहब ने जवाब दिया। मुझसे बातचीत के दौरान तैमूर साहब ने मेरी तरफ देखा नहीं। मैंने हस्साम की तरफ देखा तो पता चला कि वो जमीन पर लौटने के बावजूद मुस्तकिल तैमूर साहब की आंखों में देखे जा रहा था। मैं समझ गया कि तैमूर साहब ने उसे आंखों के जरिए कंट्रोल किया हुआ है। अचानक किसी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने चीख कर मुड़ना चाहा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका।
मैंने देखा कि बरदवीज और तैमूर साहब को भी 2 बलाओं ने गिरफ्त में लिया हुआ था। ये बलाएं अचानक ही पीछे से आ गई थीं। उनमें से कई एक ने हमारी साथी बलाओं को नीचे गिरा दिया और अब हमारी साथी बलाएं स्याल मादे की शक्ल में तब्दील हो रही थीं। अचानक तैमूर साहब के सर पर बला ने अपना लकड़ी जैसा हाथ जोर से मारा तो तैमूर साहब चीख मारकर बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही हसाम उठ खड़ा हुआ। उसने उठते ही 2 बलाओं को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर होशा पर हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद था कि होशा अपने आप को न बचा सका और उन बलाओं ने उसे गिरफ्त में ले लिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था। हाँ, अब बताओ क्या कहते हो? हसाम ने होशा से पूछा। फिलहाल तुमने हम पर काबू पा लिया है, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, होशा ने दर्द से तड़पते हुए पुरजोश लहजे में जवाब दिया। इन सबको कैद कर दो, हसाम ने बलाओं से कहा और खुद वापस चला गया। उसके जाने के बाद बलाएं हमें बेदर्दी से घसीटती हुई एक कच्चे मकान में ले आईं। उन्होंने हमें रस्सियों से बांधा और वहीं कोने में बैठ गईं। मैंने सवालिया नजरों से होशा और बरदवीज की तरफ देखा। दोनों मेरी तरफ देखने के बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो बलाएं अब भी धीरे धीरे गुर्रा रही थीं। फिर हसाम आया और होशा से बोला, हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा क्या हशर किया जाए? इस वक्त तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन बाद में, होशा ने नफरत भरे लहजे में जवाब दिया। हसाम ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, बात की बात बाद में देखी जाएगी। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा इस वक्त क्या हशर किया जाए। तुम हमारी बात मान लो तो अच्छा है, होशा ने गुर्रा कर कहा। बकवास बंद करो, हसाम धाड़ा। फिर वो बरदवीज की तरफ देखकर बोला, हाँ भाई तुम बताओ, आखिर तुम क्यों शैतान के दुश्मन हो गए? उसने तो तुम्हें हमेशा अपना अच्छा साथी समझा, लेकिन मैंने आज तक उसको अपना साथी नहीं समझा। जब मैं अपने उस जिस्म के साथ जिंदा था तब भी उसने मुझे डरा धमका कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ना मेरी जिंदगी अच्छी गुजरी और ना ही मरने के बाद सुकून मिला। क्या मैं उसका भला चाहूंगा? बरदवीज ने नफरत भरे लहजे में जवाब दिया। शैतान एक बहुत बड़ी ताकत है, उसे हक है कि वो जिसे चाहे किसी तरह भी इस्तेमाल करे, हसाम ने कहा। लेकिन अब वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, बरदवीज ने कहा। तुम्हारे बारे में मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें शैतान की खिदमत में पेश करूंगा। यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होगा। होशा को मौत के घाट उतारने के बाद इसकी रूह को अजियत देता रहूंगा और ये, उसने बेहोश तैमूर साहब की तरफ देखकर कहा, इसने मेरे दिमाग का बुरा हशर कर दिया है। मैं इसे भी बहुत अजियतनाक सजा दूंगा। फिर हसाम मेरी तरफ देखकर हंसा और बोला, इसे क्यों रख लिया है तुम लोगों ने अपने साथ? ये बेचारा क्या कर सकता है? वो खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। मैं हैरान था कि हसाम हम सबके बारे में सब कुछ जानता था। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो। कई दिनों से मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो पहलोटी की औलाद हो। शैतान की भीड़ चढ़ाने के लिए मुझे तुम जैसे ही शख्स की जरूरत थी। तुमने मेरा मसला ही हल कर दिया। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी के आसार नुमाया थे, जैसे वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हो। हसाम ने एक बला से कुछ कहा तो वो गुर्राती हुई मेरी तरफ बढ़ी। फिर उसने मुझे अपने पंजे में दबोच लिया। मैं तकलीफ से बिलबिला उठा, लेकिन बला ने अपनी गिरफ्त जरा सी भी ढीली नहीं की। वो मुझे मकान से बाहर ले आई और एक जानिब ले जाने लगी।